दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे छठवीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 10 गति एवं दूरियों का मापन। दोस्तों हम यातायात के रूप में कई प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे बैलगाड़ी, बस, साइकिल, ट्रेन और नाव आदि का। लेकिन प्राचीन काल में कैसे यातायात लोग एक स्थान पर दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। वे या तो पैदल चलते थे और अपना सामान या तो अपने पीठ पर और पशुओं की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। इसके अलावा प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। आरंभ में लकड़ी के लट्ठों जिनमें खोखली गुहिका बनाई जा सके उससे नावें बनाई जाती थीं और बाद में लोगों ने लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीखा और ये नावें जल में रहने वाले जो जीव थे उनके आकृतियों की जैसी थीं। और आपने पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि तैरने के लिए सबसे उपयुक्त आकृति जो होती है वो धारा रेखी आकृति होती है, जैसे कि मछली की आकृति होती है, और नाव का आकार भी इसी आकार में बनाया जाता है। दोस्तों इसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ और पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया। पिछले 1000 वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए हैं और पहिए पर चलने वाले वाहनों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। लेकिन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशु शक्ति पर निर्भर थे, जैसे बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, खच्चर गाड़ी इत्यादि। लेकिन इस समय जब 19वीं शताब्दी में जब भाप के इंजन का आविष्कार हुआ तो एक नए शक्ति स्रोत का प्रारंभ हुआ और वाष्प इंजन से चलने वाली सवारी गाड़ियों और मालगाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। यहाँ पर आप चित्र में देखिए यातायात और परिवहन के कुछ साधन दिखाए गए हैं। इसमें देखिए बैलगाड़ी, ये हम पहले जानवरों की शक्ति का प्रयोग करते थे यातायात के लिए। ये देखिए ट्रेन का निर्माण है, बस है, साइकिलें हैं, पानी वाला जहाज और वायुयान, इन सब का प्रयोग यातायात और परिवहन के लिए किया जाता है। दोस्तों इसके बाद ऑटोमोबाइल्स यानी स्वचालित वाहन आए और जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाज़ों का उपयोग किया जाने लगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में वायुयान यानी एरोप्लेन का आविष्कार हुआ और इसमें सुधार करते हुए इन्हें यात्री और सामान ले जाने के लिए योग्य बनाया गया। बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी, एकक रेल यानी एक पटरी रेल, पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक वायुयान और अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी के यातायात और परिवहन के क्षेत्र में किए गए कुछ महत्वपूर्ण योगदान की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों आप सब समझ गए होंगे कि यातायात और परिवहन के रूप में जिन साधनों का प्रयोग किया जा रहा था या किया जा रहा है उनका विकास किस क्रम में हुआ है। एक प्रश्न और बनता है कि आप कैसे जानेंगे कि आपने कितनी दूरी तय की है और या फिर कोई सामान या कोई वस्तु कितना लंबा और चौड़ा है। तो दोस्तों लोग ये कैसे पता लगाते थे कि वे कितनी दूर चले हैं, और आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी जो पैदल चलकर तय कर सकते हैं और स्कूल से बस पहुंचने के लिए आपको बस और रिक्शे की आवश्यकता होगी, तब आपने कितनी दूरी तय की है। दोस्तों कोई स्थान कितना दूर है यह जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है ताकि हम अनुमान लगा सकें कि वहां तक पहुंचने के लिए हम कैसे जाएंगे, यानी किन साधनों का प्रयोग करेंगे। कम दूरी के लिए हम पैदल चलकर, थोड़ी और दूरी के लिए बस से, लेकिन अधिक दूरी के लिए रेलगाड़ी और पानी के जहाज से, अथवा फिर हम वायुयान या एरोप्लेन से वहां पर जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई जानने की आवश्यकता हमें होती है। दोस्तों क्लासरूम में, बच्चों के क्लासरूम में मेज और कुर्सी होते हैं, उनकी चौड़ाई जानने की आवश्यकता आप प्रयोग के माध्यम से जान सकते हैं। तो प्रयोग के माध्यम से आप किसी स्टिक से उसकी लंबाई नाप सकते हैं या फिर किसी डोरी या धागे की मदद से उसकी लंबाई नाप सकते हैं। दोस्तों डोरी से आप एक डोरी, बड़ी डोरी से आप किसी लंबाई को उसके आधे भाग में विभक्त भी कर सकते हैं, उसके चौथाई भाग को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। ये सब इस एक प्रकार से उस डोरी को
अपने हिसाब से आप आधा करके उसे 1/4 करके इस प्रकार नाप सकते हैं। इसके अलावा जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो आपका मापक यंत्र होता है, यानी जो इंच, सेंटीमीटर और स्केल होता है जिसमें इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर के चिन्ह बने होते हैं, उनसे भी आप किसी चीज़ की जो है वो लंबाई और चौड़ाई माप सकते हैं। तो दोस्तों, इसको मापने के लिए जो अनेक प्रकार के यंत्र प्रयोग किए जाते हैं वो मापक यंत्र कहलाते हैं और इनके लिए अनेक प्रकार के मापक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे दर्जी अपने माप के लिए या आपके नाप के कपड़े बनाने के लिए मापक यंत्र का प्रयोग करता है, उसी प्रकार बढ़ई अपने सामान बनाने के लिए लकड़ी और उनकी माप करके ही उनका निर्माण करता है, और किसान जो है अपने खेत की लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल जानने के लिए मापक यंत्रों का प्रयोग करता है। दोस्तों, मापन जो होता है वो मापन के लिए हमारे पास ये होना चाहिए कि एक मापक यंत्र होना चाहिए जिससे हम उसकी लंबाई और चौड़ाई माप सकें। मापन के लिए आपको ज़रूरी है, जैसे मेज़ के मापन के लिए आपको उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जाननी होगी, और जब आप सही माप करते हैं तभी आप उसकी सही लंबाई और चौड़ाई माप सकते हैं। दोस्तों, पहले मापन के लिए जो है कोई यंत्र नहीं बनाया गया था जैसे आज के समय में है। पहले ऐसे सामान्य रूप से माप की जाती थी। जैसे मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि को उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है, और इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। जैसे अगर जो आप हाथ से किसी ज़मीन की लंबाई नापते हैं या अपने कदमों के पग से उसकी लंबाई नापते हैं, तो मात्रक के रूप में आप कहेंगे कि इस चीज़ की लंबाई, फला चीज़ की लंबाई इतने हाथ है, यानी 2 हाथ है या 3 हाथ है। और उसी प्रकार आप जब 50 कदम चलते हैं तो आप बताते हैं कि हमने 50 कदम की दूरी तय की है। तो मात्रक क्या हो जाएगा? कदम या हाथ जो आपने नापने के लिए यूज किया है वो उसका मात्रक होता है। मापन के मानक मात्रक क्या हो सकते हैं? दोस्तों, हमने जो कदम या हाथ या अंगुल या मुट्ठा या बीता इसको मापन के मात्रक के रूप में प्रयोग किया है, तो वो मानक मापक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के ये मानक जो हैं वो मात्रक अलग अलग होते हैं। जैसे कोई लंबा व्यक्ति है तो उसके कदम की लंबाई अधिक होती है, और जो है उसका हाथ भी अधिक लंबा होता है, और छोटे व्यक्ति का हाथ छोटा होता है। जबकि जब हम किसी वस्तु को मापने के लिए उसका प्रयोग करते हैं तो सही और सटीक मापन तभी हो सकता है जो सबको सर्वमान्य हो, जब हम एक मापन के लिए मानक मात्रक या स्टैंडर्ड यूनिट का प्रयोग करें। तो प्राचीन काल में पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई और एक कदम की दूरी, इन सभी का मात्रक के रूप में सामान्य रूप से प्रयोग होता था। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लंबाई और चौड़ाई के मापन के लिए बहुत अच्छी तरह से उनको ज्ञान था, क्योंकि वहाँ की खुदाई से जो प्राप्त जो चीज़ें हुई हैं उनका जो मापन और लंबाई चौड़ाई का जो हिसाब किताब था बहुत अच्छा था। इसके अलावा कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, जिसको कि हाथ कहते हैं, लंबाई की मात्रा के रूप में प्राचीन काल में मिस्र यानी इजिप्ट में प्रयोग किया जाता था, और ये दुनिया के अधिकांश देशों में भी इसको मान्यता प्राप्त थी। इसके अलावा विभिन्न भागों में लोग लंबाई की मात्रक के लिए फुट का प्रयोग करते थे, और अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी अलग अलग होती थी। लोग 1 गज कपड़ा फैली बाह के सिरे से अपने ठोड़ी तक नापते थे, और रोमवासी अपने कदमों से लंबाई मापते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को नापने के लिए अंगुल अथवा मुट्ठी का प्रयोग किया जाता है। हम लोग बचपन में दोस्तों मुट्ठी और अंगुल का प्रयोग करके किसी चीज़ को नापने का काम करते थे, और आज भी भारत के कई शहरों में जो फूल विक्रेता हैं, पुष्प विक्रेता हैं, पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में आप उनको करते हुए देख सकते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के माप में भिन्नता हो सकती है, इसी कारण मापन में अलग अलग या मापन में कुछ दिक्कत आई, और 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटरी पद्धति या मीट्रिक सिस्टम कहा जाता है। तो याद रखिएगा, 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली का मतलब ये है कि जो सबके लिए मान्य हो, उस प्रणाली की रचना की, जिसको मीटरी पद्धति कहते हैं। एक समानता के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों का एक सेट स्वीकार कर लिया, और आजकल हम जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग करते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या एएसआई सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों, लंबाई का एएसआई मात्रक जो है वो मीटर होता है। समय का जो है लंबाई का मीटर है।
और दूरी का लंबाई का मीटर होता है, समय का सेकेंड, मिनट और घंटा होता है, और उसी प्रकार टेम्परेचर का सेंटीग्रेड होता है। तो ऐसे कुछ मात्रक मान लिए गए हैं जो कि स्टैंडर्ड हैं और पूरी दुनिया में उन्हीं मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक मीटर को 100 बराबर भागों में बांटकर उसे सेंटीमीटर कहा जाता है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटकर एक भाग को मिलीमीटर कहा जाता है, यानी 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर, और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। लंबी दूरियों को मापने के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है, इसके लिए एक बड़े मात्रक को लिया जाता है जिसको कि किलोमीटर कहते हैं। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। अब मापन के लंबाइयों को आप एसआई मात्रकों में माप सकते हैं, और ऐसा जो होता है दोस्तों, ये लंबाई का जो मात्रक है मीटर और किलोमीटर, ये दुनिया के हर क्षेत्र में एक बराबर होता है, इसलिए इसको मानक मात्रक कहा जाता है। अब आइए देखते हैं लंबाई की यथार्थ या परिशुद्ध माप कैसे कर सकते हैं। तो लंबाई अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के मापक युक्तियों का प्रयोग करते हैं, और लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। दर्जी फीते का प्रयोग करता है, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर की छड़ प्रयोग में लाते हैं। किसी भी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना पड़ेगा। जैसे वृक्ष का घेरा और सीने की माप के लिए आपको मीटर के पैमाने का उपयोग नहीं, बल्कि ऐसे मापों के लिए आपको फीते का प्रयोग करना पड़ेगा। और जैसे आप कोई चीज़ सीधी है उसको नापने के लिए आप सीधे या मीटर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन टेढ़े मेढ़े चीज़ों को नापने के लिए आपको फीते की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा जो चीज़ें तिरछी हैं, तिरछी चीज़ों या घटी बढ़ी या मुड़ी हुई चीज़ों को नापने के लिए उनको या तो सीधा करने की ज़रूरत है, या फिर उनके छोटे छोटे मात्रकों में मिलाकर उनका योग कर लेने से आप उसको नाप सकते हैं। जैसे धागे की सहायता से किसी वक्र रेखा की लंबाई आप नाप सकते हैं। जैसे कोई रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो तो धागे को उसके अनुसार फैलाकर फिर धागे को सीधा करके आप उसका सही माप ले सकते हैं। अब देखते हैं हमारे चारों ओर की गतिशील वस्तुएं। तो दोस्तों, उन वस्तुओं के बारे में आप सोच सकते हैं जो हाल में आपने देखी हैं। तो कुछ चीजें विराम अवस्था में होती हैं, यानी स्थिर अवस्था में, और कुछ गतिशील वस्तुएं होती हैं। जैसे घर हमारी विराम में है और उड़ती हुई चिड़िया गतिशील होती है। मेज विराम अवस्था में होती है और घड़ी में सेकेंड की सुई चलायमान होती है। तो कुछ चीजें गतिमान होती हैं यानी गतिशील होती हैं, और कुछ चीजें विराम में होती हैं। तो गति क्या होता है? गति किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन जो है वो गति कहलाता है। यानी कोई वस्तु अपने स्थान से दूसरे स्थान तक जो चलती है उसको गति कहा जाता है, और ये जो गति है इसका मापन भी किया जाता है। दोस्तों, आपने जाना होगा कि गति कई प्रकार की होती है। जैसे कभी आप सड़क पे चलते हैं तो उस समय किसी वाहन की गति होती है, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति, और कोई गिरता हुआ पत्थर है उसकी गति को आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि गति के अलग अलग प्रकार होते हैं। 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक सरल रेखा के हिसाब से दौड़ता है, और आप अपने चारों ओर देखकर इस प्रकार की गति के और अनेक उदाहरण सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पर वाहनों की चाल देखिए, और सरल रेखी गति में जो हमारे स्काउट गाइड हैं या पुलिस भर्ती सेना के जवान हैं ये चलते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप अगर जो एक गति और देखना चाहें तो यहाँ पर रहट चल रहा है, उसकी गति देखिए गोलाकार है, और पंखा किस प्रकार से चल रहा है। इसके अलावा एक धागे में आप थोड़ा भारी पत्थर बांधकर उसको अपने चारों ओर ऐसे घुमा सकते हैं, तो इस प्रकार की भी गति होती है। बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर किसी चिन्ह की गति या घड़ी के सेकंड की सुई की गति, ये सब गति जो है वो सरल रेखा के नहीं बल्कि वर्तुल गति के उदाहरण है। देखिए, एक सरल रेखा की गति होती है जो सीधी रेखा में चलती है, लेकिन बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर गति और घड़ी के सेकंड की सुई की गति ये वर्तुल गति का उदाहरण होता है। इसके अलावा बिजली का पंखा और घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी पंखुड़ियां घूर्णन करती हैं, और ऐसा ही घड़ी की सुइयों के बीच में भी होता है। तो एक गति एक प्रकार से देखिए तो ये वर्तुल गति या घूर्णन गति है, एक सरल गति होती है। दोस्तों, एक गति और होती है। देखिए, जब आप घड़ी के लोलक घड़ी को देखते हैं तो वहां पे देखिए कैसे गति
गति होती है, लोलक एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। आप इसको एक प्रयोग के माध्यम से भी सिद्ध कर सकते हैं। एक डोरी अपने हाथ में लेकर पत्थर को उस डोरी से लटकने दीजिए और दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए और फिर स्वतंत्र गति से छोड़ दीजिए, तो यह एक लोलक बन जाता है। और लोलक मनोरंजन के साथ साथ आवर्ती गति को समझने में हमारी सहायता करता है। तो आवर्ती गति किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, आवर्ती गति का अर्थ होता है कि बार बार उसी दिशा में और उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए गति करना, तो वो आवर्ती गति का उदाहरण है। आप घड़ी के जो लोलक घड़ियों होती हैं उनकी गति को आप आवर्ती गति के रूप में देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस अध्याय में देखा कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति होता है। गति किसे कहते हैं, गति या मोशन, तो किसी वस्तु में समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। और स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी के मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र गति कर रही है। फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का चिकनी गोल गुटिकाओं के ऊपर अपने पथ के हिसाब से प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, जेट पथ चिन्ह बनाना और पृथ्वी के परितः चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, ये सभी उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर होने वाली गतियों को दर्शाते हैं। इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा, उसका सारांश आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहला बिंदु ये है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का प्रयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इसमें समस्याएं होती थीं, इसलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता हुई। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी यसाई मात्रक अब इस समय उपयोग किया जाता है और इसे पूरे संसार में मान्यता प्राप्त है। यसाई मात्रक में लंबाई का मानक मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। और सरल रेखा की गति कहते हैं कि जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसे सरल रेखी गति कहते हैं। और वर्तुल गति में यदि कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु को किसी निश्चित बिंदु से दूरी समान रहती है तो उसे वर्तुल गति कहते हैं। इसके अलावा आवर्ती गति ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है, उसको आवर्ती गति कह सकते हैं। जैसे झूले पे बच्चों का झूला झूलना। इसके अलावा दोलन या लोलक घड़ियों का लोलक का एक साइड से दूसरे साइड में जो गति करना, वो आवर्ती गति का उदाहरण है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।